फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कंसेप्ट। आज हम लोग 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। तो मेटल आप जान रहे हैं कि आपका आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, इस तरह का जो है वो सारा मेटल की कैटेगरी में डालते हैं। इस कैटेगरी में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में जो डिस्कस करते हैं तो एक्टिविटी के थ्रू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी हमको मेटल है उसको क्या करेंगे कि सैंड पेपर से थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। सारे मेटल्स को जब हम लोग क्लीन करके देखते हैं, उसके अपीयरेंस को चेक करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि उसमें एक शाइनिंग प्रॉपर्टी के रूप में है। तो जितना भी मेटल आपको मिलेगा उसका अपना एक चमक ज़रूर होगा। जब भी हम उसको फ्रेशली साफ़ करते हैं, कट करते हैं, तो वो अपना एक हमको चमक के रूप में मेटल दिखलाता है। और मेटल के इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कि उसका अपना एक लस्टर है, मेटालिक लस्टर बोलते हैं। तो लस्टर जो है वो हर मेटल का अपना एक शाइनिंग प्रॉपर्टी के रूप में होगा। फिर दूसरा एक्टिविटी में क्या है कि हम लोग नाइफ से मेटल को कट करने की कोशिश करते हैं और इससे उसका हार्डनेस को चेक करना चाहते हैं कि कौन सॉफ्ट है, कौन हार्ड है, कौन कट रहा है, कौन थोड़ा कट रहा है, कोई पूरा कट रहा है, इस तरह से। तो उसका जो है एक हार्डनेस के रूप में हम लोग चेक करते हैं कि कितना हार्ड है, जिसमें कि हम पाते हैं कि सोडियम जो है वो इतना सॉफ्ट है कि आप इजीली चाकू से एक मक्खन की तरह आप काट सकते हैं। सोडियम के बारे में आपको आगे भी डिटेल्स में मिलेगा। वैसे भी शायद आप जानते होंगे कि सोडियम इतना रिएक्टिव है कि इसको जो है हम लोग को ऑक्सीजन एंड वाटर से दूर रखना पड़ता है, जिसके चलते केरोसिन में इसको डुबा कर रखना पड़ता है। तो जब भी हमको रिएक्शन में इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसको केरोसिन से बाहर निकाल कर जितना ज़रूरत पड़ता है उतना काट लेते हैं, और काटने के बाद इसको ब्लॉटिंग पेपर से सोख करके फिर हमको रिएक्शन में उसका यूज करते हैं। तो इस तरह हमको इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के चलते हमको केरोसिन में डुबा कर रखना पड़ता है। फिर आइए एक्टिविटी 3.3 में कहता है कि स्ट्राइक दिस मेटल विथ हैमर विद इन द मेटल ब्लॉक्स। तो क्या करें कि मेटल का थोड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए और मेटल के ब्लॉक के बीच में इसको डालकर ऊपर से कई बार हैमरिंग करते हैं और फिर ब्लॉक को हटा कर देखते हैं, तो देखते हैं कि जिस मेटल को हमने रखा था वो मेटल एक शीट में कन्वर्ट हो गया है। तो उसका ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि दैट इज मेलेबिलिटी है, जो शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटल जनरली शीट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा आपका सोना और चांदी जो है, गोल्ड एंड सिल्वर, वो सबसे ज़्यादा मेलेबल है। और इसी के चलते आप देखते होंगे कि आप कभी बर्फ़ी या कलाकंद खाते हैं तो उसके ऊपर जो है वो सिल्वर का एक फॉयल, वेरी थिन फॉयल उस पर लगा रहता है। ये उसकी वो प्रॉपर्टी, मेलेबल प्रॉपर्टी के चलते वो उतना पतला सा शीट हम बना पाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में बोलता है कि अगर हम लोग हीट करके थोड़ा मोल्टन स्टेज में लाते हैं और खींचते हैं तो तार में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो तार में कन्वर्ट होने का इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि दैट इज डक्टाइल और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। और यही मेलेबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी के चलते मेटल जो है वो डिफरेंट शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी के चलते
हमारा गोल्ड एंड सिल्वर को ऑर्नामेंट के रूप में सुंदर सुंदर डिजाइन में हम लोग बना पाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है हीटिंग द मेटल एट वन एंड। अगर एक एंड को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो पाते हैं कि दूसरे एंड तक हमारा हीट चला आया, टेम्परेचर चला आया, ठीक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये हीट का गुड कंडक्टर है। एक एंड को गर्म किया, दूसरा एंड तक हमको मिल गया। एक्टिविटी को आपके बुक में दिया हुआ है, मैं यहाँ पर उतना नहीं लिखा हूँ, आप उसको बुक को से पढ़ लीजिए और फिर मेरे वीडियो को देखते समझते चलिए। तो इसमें है कि सिल्वर और कॉपर जो है वो सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर है आपका हीट का, ठीक ना। और लेड और मरकरी जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा पुअर कंडक्टर है हीट का। उसी तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में भी आप देखे हैं कि मेटल से रिलेटेड अगर आप उसको कनेक्ट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। तो इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू मेटल बट नॉट थ्रू पीवीसी, रबर, वुड, ये सारा। तो अपना जितना भी वायर है वो इंसुलेट किया हुआ रहता है ताकि करंट वगैरह ना लगे, मगर अंदर में तो करंट फ्लो कर रहा है और वो मेटल के थ्रू ही फ्लो हो रहा है। तो मेटल गुड कंडक्टर है। और तो एक चीज़ पाते हैं कि जितने भी ऊपर की एक्टिविटी को अगर नॉन मेटल के लिए भी अगर हम लोग अप्लाई किए हैं तो पाते हैं कि इसके बेसिस पर हमको सही रूप से ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी सॉलिड के रूप में है, मेटल का भी है। तो यहाँ पर जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी ए लॉन्ग एज दे हैव मेनी एक्सेप्शंस के रूप में हमको मिलता है। तो एक्सेप्शंस में क्या क्या हमको मिलता है? तो ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल में देख रहे हैं कि एक मरकरी है जो कि लिक्विड है, बाकी सारा जो है सॉलिड के रूप में है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। मगर वहीं पर गैलियम और कैल्शियम के रूप में हम अगर देखते हैं ये मेटल को तो पाते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो है। इतना लो है कि अगर इसको अपने तलहटी पर, पाम पर रख लिया जाए तो ये मोम की तरह पिघल जाता है। तो एक्सेप्शंस भी बहुत हैं और इसके बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर इसको कैटेगराइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। वहीं आयोडीन के बारे में आइए देखिए, आयोडीन नॉन मेटल है मगर वो लश्चरस है, जबकि मेटल का लश्चर होता है, शाइनिंग चमक होता है, मगर आयोडीन चमकता है। अब इसको मेटल में रखें कि नॉन मेटल में रखें, तो ये एक्सेप्शन के तौर पर भी है। वहीं पर कार्बन को देखिए कि कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट डिफरेंट फॉर्म। तो कार्बन कई फॉर्म में हमको मिलेगा और डिफरेंट फॉर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी के तौर पर डिफरेंट फॉर्म में जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एलेक्ट्रॉप्स है कार्बन का। अब जैसे डायमंड है तो डायमंड भी कार्बन ही है, मगर वो इतना हार्ड है कि मेटल से भी बहुत ज़्यादा हार्ड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई है, जबकि ये नॉन मेटल है। वहीं पर ग्रेफाइट को देखिए तो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन ही है, जबकि सॉफ्ट है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, जबकि आपका मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब मेटल में अल्कली मेटल जितना आपको मिलेगा वो सॉफ्ट मिलेगा, जो कि आप चाकू से भी काट सकते हैं,
they have low density and low boiling point. So element can be more clearly classified as metal and non-metal on the basis of their chemical property. तो फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोग देखें और एक्सेप्शनों को ठीक से अगर स्टडी करें तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा कैसे कैटेगराइज किया जाए। तो उसके लिए जो है आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि इसको और बेहतर ढंग से कैटेगराइज करने के लिए हमको इनके केमिकल प्रॉपर्टी को देखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिए। इस पर मैं आगे का वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्दी। ठीक है, आज यहीं तक। आप फिजिकल प्रॉपर्टी पर ठीक से अपना ध्यान कंसंट्रेट करके ठीक से समझ के रखिए। थैंक यू।